Good evening, everybody. Am I audible? Kindly say yes or no in the comment section. Am I audible? All right. So we are starting. All right. If my screen is visible to everybody, so all those students who are in 12th right now, and all those students जिनका जो CUET टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अपडेट है कि CUET फॉर्म फिलिंग जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है. Now you can fill your form till 4th of February. However, 90% of you have already filled your form. 90 का 100%. इतने रिमाइंडर्स, इतना सबके बाद आई एम वेरी मच श्योर कि आपने अपने फॉर्म्स वगैरह फिल कर लिए होंगे. पर अभी भी कोई भाई ऐसा रह गया है ना, जिसका ये है कि नहीं सर हम तो फिल करेंगे ही नहीं. तो उनके लिए अपडेट है, ये आप प्लीज फिल कर लेना. एंड ऑब्वियसली देयर आर सम डाउट्स रिलेटेड टू करेक्शन विंडो, कि सर करेक्शन विंडो कब आएगी, हमसे कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं. तो फॉर द करेक्शन विंडो पार्ट, यू जस्ट नीड टू वेट टिल नाउ 11th 9th फरवरी तक वेट करना है आपको. 9th फरवरी के बाद आप अपना करेक्शन कर सकते हो. ठीक है, मैं आपको करेक्शन के डाउट्स भी क्लियर कर देता हूँ, बिकॉज मेनी ऑफ यू आर आस्किंग दिस थिंग. अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है, लाइक जैसे एक स्टूडेंट का डाउट था कि सर रूरल से अर्बन हो गया है. एक बच्चे का डाउट था कि सर CBSE इंटरनेशनल वाला मैंने टिक कर दिया है ना, जब स्कूल टाइप टिक करते हैं. तो इस तरह के जो आपकी करेक्शंस हैं वो जब करेक्शन विंडो ओपन होगी उसमें वो करेक्ट हो जाएगा, है ना. डोंट नीड टू वरी. यू कैन इवन, है ना, अगर सब्जेक्ट्स में भी डाउट है वो भी आप चेंज कर सकते हो. उस टाइम तक आपको विंडो में वो ऑप्शन मिलेगा. हाँ, पर कुछ चीजें होती हैं, देयर आर समथिंग दैट यू कैन नॉट चेंज. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट चेंज द एड्रेस, यू कैन नॉट चेंज योर फोन नंबर, ईमेल आईडी. तो वो जो पार्ट रहेगा, इट विल बी, यू नो, द कंप्लीट पार्ट. यू कैन नॉट चेंज दैट, राइट. चलो, और बाकी जो भी आगे नोटिफिकेशन आएगा वी विल मेक यू अवेयर. ऑल्सो जो भी स्टूडेंट अभी 12th में है, मैं आपको बोल सकता हूँ, आपके लिए काउंटडाउन बिगैन हो गया है. काउंटडाउन कैसे बिगैन हो गया है? क्योंकि अब आप देखोगे आपका IPU का फॉर्म भी आउट हो गया है, आपका IP मैट इंदौर की फॉर्म भी आउट हो चुका है ना. CUET ऑलरेडी है. ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे एग्जाम की डेट आपके चेकलिस्ट में आ गई है. तो आई यस 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 IMS विल गाइड यू फॉर एवरीथिंग, है ना, डोंट वरी. सारे फॉर्म वगैरह वी विल टेक केयर ऑफ द पार्ट, सारी गाइडेंस. अभी मैं एक वेबिनार भी लूंगा फॉर IPU के मेजर कोर्स, क्या प्रोग्राम है, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर, डोंट वरी. राइट. अभी आप आपकी बस एक ही वरी होनी चाहिए, वो वरी ये होनी चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हो याद हो रहा है कि नहीं, क्या आप रिवाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो. आप बस वो वरी लो रखो. बाकी वरी we will take care of. Yes, obviously names, every form, everything. सारी डेट्स आ गई हैं, सब कुछ आ गया है. तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपना, एक कहते हैं ना, गियर डाल दो. अपने गियर बदलने का आपका टाइम आ गया है. और जो 12th में है, जो अभी 11th में है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है. क्योंकि उन्हें भी अब ये बात समझ जानी चाहिए दैट 12th में कितनी ज्यादा हमारे साथ हिकअप्स होते हैं. हमें प्री बोर्ड्स भी देने होते हैं, हमें एग्जाम्स भी देने होते हैं, फॉर्म भी फिल करने होते हैं. तो मेक श्योर अगर आप 11th में हो, यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ टू दी टॉप नॉच लेवल, राइट, ताकि एग्जाम सारी चीजें मैनेज कर पाओ, है ना. तो सबको लेसन लेना चाहिए जो टाइम लाइन और जो एग्जाम साइकिल आ रहा है, राइट. चलो, अब हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, यू शुड रिमेंबर. ठीक है, बिकॉज वी कवर टॉप नॉच करेंट अफेयर्स है. और मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाता हूँ, है ना, मैं फालतू का ज्ञान नहीं देता आपको, राइट. बिकॉज आई हैव सीन इन टूडेज टाइम एवरीथिंग, एवरीबडी इज टीचिंग ऑल यूजलेस, है ना. लोग पढ़ा रहे हैं एग्जाम में कि अजीत पवार जी की डेथ हो गई है ना, रील्स बना रहे हैं, बट द पॉइंट इज क्या वो एग्जाम में आएगा, है. तो हमें इंपॉर्टेंट होता है कि हमें करंट अफेयर्स में ये भी देखना है कि हमें पढ़ना क्या है ना. मैं देखता रहता हूँ कि अननेसेसरी जस्ट टू ल्योर स्टूडेंट्स कुछ भी चल रहा है. पर प्रॉब्लम इज दैट वो स्टूडेंट्स समझना चाहिए कि वो एग्जाम में नहीं आएगा, वो सिर्फ व्यूज के लिए, है ना. तो हमें ऑथेंटिकेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, ऑथेंटिकेटेड टॉपिक पढ़ने चाहिए, है ना. इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप बस उसे कवर अप करते रहो, इट इज मोर देन इनफ, है ना. सब कुछ नहीं पढ़ना होता. ठीक है, आपके एग्जाम का कुछ सिलेबस है, वो पर्टिकुलर सिलेबस हमें फॉलो करना है. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो आपसे पूछा जाएगा. चलो, आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद कर्नाटक का. कर्नाटका जो है इंडिया का एक ऐसा स्टेट बना है,
सर हाउ कैन वी फिल, यू यस, उसकी डेट बेटा 2 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी फॉर्म फिलिंग। वी विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग, है ना, उसका गाइडेंस वगैरह सब वी विल प्रोवाइड, डोंट वरी। ठीक है, कर्नाटका जेन एआई स्टार्टअप लीडरशिप, तो अभी कर्नाटका ने डोमिनेट करना है जनरेशन एआई इकोसिस्टम में। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए एज पर इकोनॉमिक सर्वे, अब आपको ध्यान रखना है कि आज जो है इकोनॉमिक सर्वे, आज क्या इनफैक्ट 2 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे, मतलब हर साल क्या होता है फरवरी, ऑलमोस्ट फरवरी के स्टार्टिंग में इकोनॉमिक सर्वे आ जाती है, और फिर आपको पता है बजट भी आने वाला है अभी, है ना। तो इकोनॉमिक सर्वे 2026 आउट हो गई है ना। तो इंडिया का एक तरीके से इकोनॉमिक डेटा इसमें होता है इकोनॉमिक सर्वे में, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मैं थोड़ा सा उसका इंफॉर्मेशन देता हूँ। इकोनॉमिक सर्वे, मैंने आज थोड़ी सी जगह छोड़ दी यहीं पर ही फर्स्ट स्क्रीन पर, क्योंकि जब मैं स्लाइड चेंज करता हूँ ना आप लोगों को काफी प्रॉब्लम आती है ना। तो इकोनॉमिक सर्वे 2026, है ना। तो इकोनॉमिक सर्वे 2026 रिलीज हुआ है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे के डेटा की बात करें, उसने इंडिया की जीडीपी को कितना प्रिडिक्ट किया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एज पर द इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया की जो जीडीपी है वो 7% प्रिडिक्ट की गई है ना। तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो कितना प्रिडिक्ट किया गया है, इट इज ऑलमोस्ट 7%। इकोनॉमिक सर्वे याद रखना, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है वो इकोनॉमिक सर्वे आपका रिलीज करते हैं। अब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इंडिया के कौन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो द नेम। तो इंडिया के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो है वी, ये नाम जरूर पता होना चाहिए, अनंथा नागेश्वरन, राइट। तो वी अनंता नागेश्वरम, ही इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। और अभी इकोनॉमिक सर्वे 2026 की रिपोर्ट आई है, उसमें इंडिया की जीडीपी 7% प्रिडिक्ट की गई है। ठीक है। इंडिया के बजट कौन प्रेजेंट करता है, याद रखना, बजट इकोनॉमिक सर्वे के एडवाइजर प्रेजेंट नहीं करते, बजट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करती हैं, राइट। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ठीक है, निर्मला सीतारमन। अब इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में सबसे ज्यादा जनरेशन एआई इकोसिस्टम कौन से स्टेट में मिला है, इट इज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट ऑफ कर्नाटका नंबर 1 रहा है, लीडिंग रहा है इन टर्म्स ऑफ जनरेशन एआई। जनरेशन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेन एआई जिसे बोलते हैं, जनरेटिव एआई, राइट। जनरेशन एआई, जनरेटिव एआई, जेन एआई, राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो नंबर 1 स्टेट इज कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका एक साधन स्टेट है। अब कर्नाटका के बारे में भी कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया का, राइट, इफ आई आस्क यू भाई इंडिया का लीडिंग कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, तो आप बोलोगे सर ये तो भाई कर्नाटका है। अगर मैं आपसे पूछूं जो फेमस हम्पी टेम्पल है, जो कि आपको दिखाई देता है, कहां पर दिखता है हम्पी हमें, हम्पी हमें दिखाई देता है 50 रुपी नोट पर, 50 रुपी नोट पर हम्पी दिखता है ना हमें, वो कहां पर है, वो भी भाई हमारा कर्नाटका में है। ये दोनों पॉइंट आपको कर्नाटका से रिलेटेड। ऑलराइट, एनी डाउट टिल नाउ, नो डाउट नथिंग, शुड आई मूव फॉरवर्ड, बोलो भाई, काइंडली से यस और नो, थैंक यू सो मच।
ऑलराइट ओजस्वी, आपका वो डाउट क्लियर हो गया? जो आपने सिलेबस रिलेटेड पूछा था, सब्जेक्ट रिलेटेड। हम्म। ऑलराइट, चलो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर पे आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट करंट अफेयर है रिलेटेड टू अ स्टेट कॉल्ड एज मध्य प्रदेश। हमारे इंडिया में एक स्टेट है जिसका नाम है एमपी, मध्य प्रदेश, है ना? तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल, है ना? भोपाल इज द कैपिटल। मध्य प्रदेश इंडिया का ऐसा स्टेट है जहाँ पे फेमस फॉर टाइगर्स। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन कहाँ पे आती है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन भी वहीं पर है। और मध्य प्रदेश में ही आपको याद रखना है कि यार टाइगर भी है, ट्राइबल भी है, एंड फॉरेस्ट कवर भी है, राइट? तो तीनों चीजें आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगी, टाइगर, ट्राइबल एंड मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर, सब जगह पर ये नंबर बनाता है। उसके अलावा आपको ये भी याद रखना है यार कि सर एक मध्य प्रदेश जो स्टेट है ना, वहां पे एक फेमस रिवर ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है नर्मदा। नर्मदा, नर्मदा जो रिवर है ना बेटा, नर्मदा रिवर इंडिया की लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है सीधा सीधा कि भाई वेस्ट फ्लोइंग रिवर का नाम बताओ इंडिया की। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इंडिया की लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है? तो आप चुपचाप आंसर दे दोगे उसका, नर्मदा। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अब ये बात तो मैंने आपको स्टैटिकली बताई, है ना? अब थोड़ा भाई करंट अफेयर्स भी देखो। तो अभी मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है ना, उन्होंने अनाउंस किया रिपब्लिक डे परेड पे कि हम 2026 को मध्य प्रदेश में एज ईयर फॉर एग्रीकल्चर बनाएंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज डिक्लेयर्ड 2026 एज ईयर ऑफ एग्रीकल्चर? ठीक है, तो दैट इज मध्य प्रदेश। अब क्योंकि बात एग्रीकल्चर की है, तो यहाँ पे आपको कुछ बातें और पता होनी चाहिए, क्योंकि हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, इजंट इट? तो आपको क्या पता होना चाहिए? है ना? नहीं नहीं बेटा, डेंसिटी वाइज ज्यादा है जसपान। ऐसा नहीं है कि रोड पे मिलते हैं, है ना? डेंसिटी वाइज ज्यादा है। हाँ, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, अगर बात एग्रीकल्चर की आती है तो हमारे इंडिया में कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड आपको बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि हमारे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ठीक है, प्रिसाइजली 1966 में। तो उसके फादर कौन थे? तो उसके फादर थे यार मिस्टर एम एस स्वामी नाथन। ये पॉइंट आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड याद रखना है, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन मेजर, क्योंकि इंडिया इज वन ऑफ द एग्रीरियन स्टेट। ठीक है, तो ये बात भी आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहीं पर छाप देना। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? जल्दी बोलो, यस और नो। काइंडली से यस और नो। बस न्यूज में बेटा यही रिमेंबर करना है आपको कि कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया का जिसने ईयर ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लेयर करा है 2026। ठीक है, आ जाओ आप। कमिंग टू दी थर्ड पार्ट, थर्ड थर्ड न्यूज पे आते हैं। थर्ड न्यूज ऑफ द डे, वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द थर्ड न्यूज ऑफ द डे, यहां तक किसी को नोट डाउन करना है, प्लीज नोट डाउन कर लो, देन वील मूव फॉरवर्ड। वेरी गुड। इट इज गोदावरी बेटा, गोदावरी। गोदावरी को बोलते हैं बिकॉज जो इंपॉर्टेंस गंगा की है वो गोदावरी की है। ठीक है, चलो आते हैं आगे। संपूर्णता अभियान 2.0। अभी एक बच्चे का डाउट था कि सर गंगा ऑफ साउथ किसे बोलते हैं?
है ना। तो यहाँ, हाँ बिल्कुल रजत, चीता भी एमपी में ही आते हैं। संपूर्णता अभियान 2.0, तो हमारे इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग ने लॉन्च किया एक प्रोग्राम जिसका नाम है संपूर्णता अभियान। हालांकि इसका सेकंड एडिशन है तो हमने इसे 2.0 नाम दिया। ठीक है। ये 3 मंथ्स के लिए प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। और इसका आइडिया क्या है? इसका आइडिया है इंडिया में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बनाना, आपको मोटिवेट करना। अब आप बोलोगे सर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स क्या होते हैं? तो हमारे इंडिया में अक्रॉस जो भी डिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा पुअर टाइप डिस्ट्रिक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर उसे पिक किया जाता है और उसका डेवलपमेंट किया जाता है। तो ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था, ये नीति आयोग का प्रोग्राम था। और ये प्रोग्राम बेटा स्टार्ट हुआ था 2018 में, कि हम जो बहुत ही बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के, हम उनको पिक करेंगे और उन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बनाएंगे ताकि हम उनका डेवलपमेंट कर सकें। तो संपूर्णता अभियान भी क्या है? उसी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के प्रोग्राम के आइडिया को बढ़ाता है। राइट। तो हर साल हमारे इंडिया में जो नीति आयोग है इसे कंडक्ट करता है। दिस ईयर दे हैव लॉन्च दिस प्रोग्राम एज संपूर्णता अभियान। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है, ये इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ाता है। तो ये बेसिकली इंक्लूसिव ग्रोथ बढ़ाने के लिए प्रोग्राम है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं यहाँ पे ना आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको ध्यान रखने फॉर नीति आयोग। नीति आयोग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे इंडिया में पहले क्या होता था? 1950 ऑनवर्ड्स आपने देखा होगा जो हमारी प्लानिंग प्रोसेस था, तो हमारे इंडिया में एक बॉडी होती थी जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। राइट, प्लानिंग कमीशन। राइट। ये प्लानिंग कमीशन बेटा क्या करता था? ये 5 इयर्स प्लान लेके आता था। 5 इयर्स प्लान। और ये 5 इयर्स प्लान हमारे इंडिया के डेवलपमेंट करते थे। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, वो आया था 1951। और ये जो कॉन्सेप्ट था ना, दिस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट हमने कॉपी किया था रशिया से। ठीक है। फिर क्या हुआ 2015 में वी हैव लॉन्च नीति आयोग। हेयर नीति इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो प्लानिंग कमीशन को हमने अबॉलिश किया और हम लेके आए नीति आयोग। नीति हेयर स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। तो हमारे इंडिया में आया नीति आयोग। तो अब इंडिया के जो भी मेजर प्लानिंग प्रोसेसेस होते हैं, रशिया का रोल ये है, ये कॉन्सेप्ट रशिया का है बेटा। ठीक है। हाँ। ओके ओके बेटा भव्य, आई विल शो यू, डोंट वरी। ठीक है। तो दिस फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स वी आर फॉलोइंग दिस नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दिस इज नीति। राइट। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, तो प्राइम मिनिस्टर ही चेयरपर्सन होता है। गवर्निंग काउंसिल में सारे सीएम लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। ठीक है। ये एक फुल मेंबर बॉडी है। ठीक है। बाकी इंफॉर्मेशन आपके काम की नहीं। तो आपके एग्जाम में बस इतना ही पूछा जा सकता है कि चेयरमैन कौन होता है भाई नीति आयोग का, वो बता दो। ये पूछा जा सकता है जो गवर्निंग काउंसिल होते हैं नीति आयोग के, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है, तो उसमें सीएम्स होते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। बस। क्या ये फुल मेंबर बॉडी होती है? बिल्कुल, ये फुल मेंबर बॉडी। ठीक है। एग्जाम में एक क्वेश्चन और आ सकता है, इज नीति आयोग, इज नीति आयोग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? इज नीति आयोग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? तो आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है नो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं। राइट। तो जल्दी से मुझे बताओ सर, हु वाज पीसी महालानोबिस? पीसी महालानोबिस बेटा जो सेकंड 5 ईयर प्लान आया था ना इंडिया में, उसके एक तरीके से फादर थे 1956 ऑनवर्ड्स। और पीसी महालानोबिस को हम फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह हमने 1956 में स्टार्ट किया था, तो उसमें पीसी महालानोबिस का बहुत बड़ा रोल था। इनफैक्ट पीसी महालानोबिस के नाम पर ही हम नेशनल स्टैटिस्टिकल डे बनाते हैं। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको क्या रखनी है? याद रखनी। तो जल्दी से याद रखो, फिर हम आगे चलेंगे।
क्लियर है? जल्दी से बोलो यस और नो। मजा आ रहा है नहीं? एक बार बिल्कुल बिल्कुल मैं बैकवर्ड स्लाइड भी दिखा दूंगा, नॉट टू वरी। तो पीएम होगा ना बेटा, चेयरपर्सन चेयरमैन, वही तो होगा पीएम। अभी तो बताया मैंने, सामने लिखा है चेयरपर्सन चेयरमैन, वही तो होगा। तो पीएम कौन है? अभी मत बोलना कि मोदी जी नहीं पता हमें। अब एक क्वेश्चन आया कि सर फर्स्ट चेयरपर्सन नीति आयोग के कौन थे? अभी मैंने आपको बताया, नीति आयोग दो 2015 में आया। 2015 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होंगे वही होगा। 2015 में पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर थे, वही होंगे। है ना? थोड़ा थोड़ा सोचा करो, क्या हो सकता है। हाँ, जसमान कह रहे हैं सर सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में प्लीज स्लाइड पे लिख दो। इंडियन इको भी पढ़ोगे मेरे से? चलो मैं आप लोगों के लिए एक वो देता हूँ, यू नो, एक न्यूज है आप लोगों के लिए। क्योंकि मैं देखता हूँ काफी लोग जब से इंडियन इको ऐड हुई है सीयूईटी में परेशान है। और पहले मुझे बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर इन क्लास, जो अभी क्लास 12th में, एंड दे हैव इंडियन बेसिकली इकोनॉमिक्स इन सीयूईटी? जल्दी से एक बार मुझे यस यस करो, कितने लोग ऐसे? हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर, यू हैव ऑप्टेड इको? ठीक है, ऑल राइट, काफी काफी स्ट्रेंथ है। चलो तो मैं आप लोगों के लिए एक काम करूंगा, इन दी मंथ ऑफ फेब्रवरी इट सेल्फ बिफोर योर बोर्ड्स, ठीक है, दिस इज माई गिफ्ट फॉर यू, मैं आपको इंडियन इको पूरी रिवाइज करा दूँ। ठीक है? तो 2 क्लास में विल कवर एवरीथिंग, और मैं सीयूईटी वगैरह सब कवर करा दूंगा उसमें। तो टेंशन मत लो आप, बस आप पे रिवाइज कर लेना। ठीक है? हाँ, तो उससे क्या होगा, आपका वो काम आसान हो जाएगा। तो एटलीस्ट सीयूईटी में आपके जो 8 से 10 क्वेश्चन इंडियन इको के आए हैं वो मैं सारे ठीक करा दूंगा, इसकी गारंटी ले रहा हूँ। उसके अलावा इंडियन इको आपकी उसमें भी आ रही है बोर्ड्स में, तो आप बोर्ड्स भी अच्छा कर लेना। तो आई विल कवर एवरीथिंग, और मैं पूरा एनसीईआरटी पूरा बढ़िया से करा दूंगा। एनसीईआरटी क्योंकि फॉलो होती है ना? तो हाँ, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है? माइक्रो के बेटा बेटा देखो, ऐसे ना कोई भी आप आंसर हम नहीं निकाल सकते हम कि कितने किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आप ये मान के चलो कि अगर आप उन टॉपिक को डिवाइड करोगे, टोटल 50 क्वेश्चन आने हैं, है ना? अब यार 4 यूनिट तो इंडियन इको की हैं, तो 4 यूनिट से एटलीस्ट 8 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? आने को ज्यादा भी आ जाए लेकिन मिनिमम इतने तो आएंगे, राइट? तो ये आपको समझना है। हालांकि कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता, बट द पॉइंट इज कि इस तरह से आ जाते हैं क्वेश्चन। चलो, इज इट फाइन और नॉट? सर बोर्ड्स के लिए, हाँ बोर्ड्स भी करा दूंगा उसी में ही। ठीक है? बोर्ड्स की भी यार टेंशन लेते हो यार आप लोग। बोर्ड्स की टेंशन लेनी होती है आपको। आप टेंशन लो कि आप रोज पढ़ पा रहे हो टाइमली या नहीं। रोज पढ़ो, और पता है लिख के पढ़ा करो। वहां पता चले, क्योंकि अब पता है क्या होगा, आपको लिखने की हैबिट चली जाएगी। एक महीने आप लिखोगे नहीं, एकदम से बोर्ड में लिखते हैं। पहले बोर्ड जब दे के आते हैं ना, तो लगता है अरे भाई कितना लिखवा दिया। हाँ, वेरी गुड शिवम। चलो, तो मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, पॉइंट्स हो गए हैं सारे। अब चलते हैं आगे। ठीक है? बीटिंग रिट्रीट 2026, बीटिंग रिट्रीट 2026 से पहले मैं जरा रिपब्लिक डे की हाईलाइट आपको बता देता हूँ। तो रिपब्लिक डे अभी हमने सेलिब्रेट किया है, तो पहले रिपब्लिक डे की हाईलाइट ले लेते हैं, फिर मैं आपको बीटिंग रिट्रीट बताऊंगा। जस्ट जैसे, हाँ बेटा बेटर सारे हैं, मतलब वो आपका है आदि। आपने हिस्ट्री ले लिया, हिस्ट्री ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं हिस्ट्री भी कराऊंगा, चिंता मत करो। पॉलिटिकल साइंस भी करेंगे। हाँ, इन फेब्रवरी, अभी 10 फरवरी के बाद आई विल शेड्यूल, है ना, 1-2 क्लास में शेड्यूल करके सारा वाइंड अप करा दूंगा, नॉट टू वरी। चलो, है ना? तो आपकी जो डोमेन की क्लासेस होंगी, सम ऑफ द डोमेन क्लासेस आई विल कवर। तो ये ह्यूमैनिटीज वाली जो होती है ना, जैसे हिस्ट्री हो गई, पॉल साइंस हो गई,
और आपका ये हो गई व्हाट यू कॉल्ड ज्योग्राफी वगैरह, तो आई विल कवर दोज पार्ट। सोशियोलॉजी नहीं करूंगा मैं। हाँ, ठीक है, तो वो हम कवर कर लेंगे, चिंता मत करो, इंडियन इको भी करा देंगे आप। आइडिया ये है कि टॉप करना है आप। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, बाकी जीके वगैरह तो चलती रहेगी। आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, माइक्रो मैक्रो मैं नहीं कराऊंगा। आप कर लो मेरे से ही। माइक्रो मैक्रो अलग टीचर कराएंगे। आप कोई डाउट हो वैसे पूछ लेना, है ना। हाँ, सीयूटी एक्ट होल्ड हो गया बेटा रिया, तो अभी उस पे चलो। अब हम बात करते हैं 77th रिपब्लिक डे। अभी जो हमने रिसेंटली सेलिब्रेट करा 77th रिपब्लिक डे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ हाँ, डोमेन की भी बेटा क्लासेस होंगी, चिंता मत करो। तो 77th रिपब्लिक डे अभी इंडिया ने ऑब्जर्व किया, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको ये पता होना चाहिए, रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। तो रिपब्लिक डे इसलिए मनाते हैं बिकॉज 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया था, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया था। कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया था। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट ये याद रखना है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर 2026 ही क्यों लिया। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जब इंडिया नेशनल मूवमेंट पे था, तो इंडिया ने अडॉप्ट किया था पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज बेसिकली व्हाट, पूर्ण स्वराज इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस का हमने आइडिया ऑप्ट किया था 26 जनवरी 1950। और ये करा था हमने लाहौर सेशन। लाहौर सेशन, और उसको लीड करा था पंडित JL नेहरू ने। राइट। तो ये जो मूवमेंट था ना, नेशनल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट था। तो इस दिन को याद रखने के लिए हमने 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे सेलेक्ट किया। अदरवाइज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 जनवरी 1949 को ही अडॉप्ट हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड, लेकिन हमने उसे एनफोर्स कब किया, 26 जनवरी 1930। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको क्या करनी है, आपको याद करनी है। ठीक है, चलो आगे। हाँ, इट वुड बी पॉसिबल। ठीक है, चलो। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमने 26 नवंबर, ये मैंने जनवरी गलत लिख दिया, 26 नवंबर है, 26 नवंबर 1949। लेकिन हमने रुके रहे, हमने कहा उसे एनफोर्स करेंगे 26 जनवरी। राइट। तो दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, काइंडली नोट डाउन दिस पॉइंट, देन वील मूव फॉरवर्ड। चलें आगे, काइंडली से यस और नो। यहां तक डाउट क्लियर है तो जल्दी से यस और नो करो, फिर हम आगे चलेंगे। बिकॉज जो हमारी नेशनल मूवमेंट हुई थी ना, उसका एक कहते हैं ना, एक स्ट्राइक पॉइंट था। राइट, तो दिस इज दैट्स वाई। क्लियर है, शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ।
तो ये मैंने आपको बताया व्हाई रिपब्लिक डे इज इम्पोर्टेंट, राइट? तो रिपब्लिक डे हमने बताया बिकॉज द डे व्हेन वी रियलाइज दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज। आप आपके सारे सब्जेक्ट्स लिखो बेटा पहले रंजीत, तब मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। कैन गिव योर ऑल। ठीक है, तो बेटा रिपब्लिक डे पे याद रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट है 2026 रिपब्लिक डे की थीम क्या है। तो 2026 जो है वो 150th एनिवर्सरी है वंदे मातरम की। वंदे मातरम जो सॉन्ग है, वो वंदे मातरम सॉन्ग जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, उसकी 150th एनिवर्सरी थी इस साल। तो हमने 2026 का जो रिपब्लिक डे की थीम रखी है दैट इज वंदे मातरम, है ना? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वंदे मातरम। वंदे मातरम आपको पता होना चाहिए। वंदे मातरम जो सॉन्ग है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले था आनंद मठ के नाम से। तो आनंद मठ जो प्ले है, ठीक है, जिसके राइटर थे बंकिम चंद्र चटर्जी। तो वहां से प्ले लिया था आनंद मठ, और उसी में वंदे मातरम गिवन है। तो वंदे मातरम इज टेकन फ्रॉम द आनंद मठ प्ले रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यस। उसके अलावा आपको याद रखना है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, इस बार की जो चीफ गेस्ट थे, तो आपको पता होगा यूरोपियन यूनियन की लीडर, ठीक है, और यूरोपियन काउंसिल। ठीक है, तो इंडिया और ईयू ने बहुत फेमस डील भी साइन करी है, ये भी आगे बताऊंगा। यूरोपियन यूनियन ने, आज यूरोपियन यूनियन भी बताऊंगा, है ना? तो दीज टू पीपल वर देयर एज अ चीफ गेस्ट। उसके अलावा आपको याद रखना है दैट मेजर अवार्ड्स वर आल्सो गिवन, बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, राइट? जैसे अशोक चक्र। अशोक चक्र वो आपका दिया गया है शुभांशु शुक्ला जी को। शुभांशु शुक्ला, जो विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला थे, हैं बेसिकली, जो अभी स्पेस में गए थे, तो उनको मिला था। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शुभांशु शुक्ला ही वॉन गॉट दी नोबेल, सॉरी, हाँ हाँ, अशोक चक्र। हाँ, तो बेटा मैथ्स रखो, आप इंग्लिश रखो, जीटी रखो, उसके अलावा दो सब्जेक्ट वो रखो जिसमें आप मार्क्स ला सकते हो। अगर आपको लगता है बीएसटी में ला सकते हो बीएसटी रखो, इको में ला सकते हो इको रखो। टोटल 5 रखने हैं, ठीक है रंजीत? मैथ्स को जरूर रखना आप, क्योंकि आपके पास मैथ्स है ना? तो मैथ्स आप रख सकते हो पूरा। ठीक है, चलो, तो ये मैंने आपको बता दिया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। तो ये मैंने आपको बताया शुभांशु शुक्ला एंड ऑल। तो ये ध्यान रखना, वंदे मातरम याद रखना। अब लास्ट जो सेरेमनी होती है ना, लास्ट डे, वो होता है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। तो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी बेसिकली जो पूरा आपका वो होता है ना, रिपब्लिक डे सेरेमनी होती है, वो लास्ट डे उसका जो कंक्लूजन होता है, तो उसे बोलते हैं बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। तो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हुई 29 जनवरी को। तो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में जो सॉन्ग प्ले किया गया, इस बार वंदे मातरम प्ले किया गया। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, इट इज ट्रिब्यूट टू whom? इट इज ट्रिब्यूट टू बंकिम चंद्र चटर्जी, जो मैंने बातें बताई थी, जिन्होंने प्ले लिखा था, है ना? और तो इंडियन आर्म फोर्सेस ने पूरा उसे कंक्लूड करा। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में कौन सा सॉन्ग प्ले हुआ था इस बार। ठीक है, तो इट वाज बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। हाँ, जिनको भी अपने सब्जेक्ट रिलेटेड अभी भी डाउट है, कुछ भी है, मैंने आप लोगों को अपना मेल अकाउंट दिया हुआ है। आप प्लीज मुझे मेल पे अपने सब्जेक्ट्स लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। vidur.sharma@imsindia.com। मैंने ऑलरेडी बहुत स्टूडेंट्स को ओवर द लास्ट 20 odd days, मोर देन 300 400 मेल्स वर देयर। तो मैंने सबको बताया ही है अपने लेवल पे। मुझे लिख के बताओगे ना, लिख के मैं मानता हूँ, क्योंकि क्या होता है, कई बार बताने में समझ में ना आए, है ना? क्योंकि हम वैसे भी ऑनलाइन मीडियम पे है, तो इसलिए मुझे पूरा लिख के दिया करो कि सर 12th में मेरे पास ये सब्जेक्ट्स हैं, है ना? पूरा मुझे दो, तो मैं पूरा आपको फिर कन्वे करूंगा, है ना? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज पर ड्यू यू हैव टू ऑप्ट फॉर द सब्जेक्ट्स विच इज देयर विद यू इन क्लास 12। तो मुझे पूरा लिख के दिया करो। हाँ अदिति, नेक्स्ट पॉइंट वही है बेटा, रुक जाओ अभी।
मदर ऑफ ऑल डील, आज मैं सारा इसको कवर करूंगा। नहीं नहीं आंटी, आपको जितना मैं करा रहा हूँ प्लीज जस्ट कवर दैट पार्ट। आज मैं आपको ईयू की डील, ईयू क्या होता है, विल कवर एवरीथिंग। ठीक है, तो ये सब याद रखना। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हो गई। अब आते हैं आगे। नाउ कमिंग टू इंडिया ईयू ट्रेड डील। तो जैसे आपको मैंने आपको बताया कि इस बार की जो चीफ गेस्ट थे वो यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट और काउंसिल के हेड है ना। तो इंडिया ने डील करी है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे मदर ऑफ ऑल डील बोला जा रहा है। राइट, ये डील पता है 2007 से इंडिया और यूरोपियन यूनियन इस डील से बात कर रहा था। ये डील हमें करनी है, फाइनली 2026 में जाके हमने डील को क्लोज किया है। ठीक है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो बेसिकली एफटीए साइन करा है इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने। ठीक है, दोनों ने आपस में मिलके दे हैव साइन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आप दोबारा ज्वाइन कर देना, नो इशू। राइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर बेटा नेगोशिएशंस होते हैं, डील में नहीं आ पाती, हर एक कंट्री चाहती है वो अपने टर्म्स पे बात करे, है ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इसे मदर ऑफ ऑल डील क्यों बोला जा रहा है। मदर ऑफ ऑल डील इसे इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इंडिया के कंटेक्स्ट में ये वन ऑफ द ग्लोबल, कोई भी दो बड़ी डेमोक्रेटिक इकोनॉमीज सामने आई हैं, एंड दे हैव ट्राइड टू मेक वन ऑफ द बिगेस्ट एफटीए। तो आप देखोगे अराउंड 24 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमिक मार्केट की ये डील है ना। ऑलमोस्ट 90% गुड्स इंडिया और ईयू ट्रेड करेगा, जिसमें वो टैरिफ रिडक्शन या एलिमिनेशन रखेगा। या तो टैरिफ जितने लगे रहे हैं उसे कम करेगा, या फिर कुछ प्रोडक्ट पे जीरो टैरिफ कर देगा, है ना। तो दिस दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यू नो मदर ऑफ ऑल डील। इंडिया विल गेन एक्सेस टू 97% ऑफ ईयू टैरिफ लाइंस। तो टेक्सटाइल, गारमेंट, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग गुड्स, तो इंडिया को भी इससे काफी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। राइट, सो दिस इज जो इंडिया के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाता था ईयू, अब इन प्रोडक्ट्स पे इंडिया के वो टैरिफ नहीं लगाएगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना है, दैट्स वाई इसे मदर ऑफ ऑल डील्स बोला जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज अ गुड बूस्ट टू इंडिया in context to the Indian economy. Sir, what are the various type of awards given in the Republic Day? Their significance? हाँ बिल्कुल जसमान, मैं सारे बताऊंगा आपको। जैसे अशोक चक्र जो होता है ना, वो हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड है। अब देखो भाई, जसमान का क्वेश्चन है, तो मैं जरा थोड़ा सा आपको टॉपिक, अभी ये ईयू वाला टॉपिक कर लो, फिर बेटा मैं आपका ये वाला क्वेश्चन कवर करूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, तो एक बार आप ईयू वाला टॉपिक करो, फिर मैं आपको ये वाले अवार्ड्स वाली बात बताता हूँ जो आपने पूछा है, क्योंकि मुझे लिख के बताना पड़ेगा। तो आई जस्ट जस्ट वेट फॉर दिस। तो द सेकंड पॉइंट इज, इंडिया और ईयू ने डिसाइड करा है कि वो अपने डबल कर देंगे अपने एक्सपोर्ट्स को बाय 2032। तो 2032 तक वो अपने एक्सपोर्ट्स को डबल कर देंगे, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो दिस पॉइंट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर है? जल्दी से बोलो येस और नो इन द कमेंट सेक्शन, फिर हम आगे चलेंगे। ऑलराइट, चलें आगे। ऑलराइट, तो अब आते हैं आगे। नाउ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अबाउट यूरोपियन यूनियन, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यूरोपियन यूनियन इज अ यूनियन, इट इज बेसिकली पॉलिटिकल इकोनॉमिक एसोसिएशन, जिसमें 27 यूरोपियन कंट्रीज है। ठीक है, तो याद रखना 27 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें, जिसपे 19 कंट्रीज जो हैं वो यूरो जोन फॉर्म करती हैं। और यूरो जोन में सिर्फ यूरो एज अ करेंसी चलता है।
तो यूरोजोन में 19 कंट्रीज आती हैं और टोटल यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज आती हैं। ठीक है। बाकी जो कंट्रीज है उनकी अलग अलग करेंसीज हैं। तो जैसे बुल्गारिया, रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, क्रोएशिया, स्वीडन, ये लोग भी यूरोपियन यूनियन में आते हैं। पर इनमें यूरो नहीं यूज होता है, इनकी अपनी नेशनल करेंसी चलती है। लेकिन यूरोजोन जिन कंट्रीज में आता है वहां पर करेंसी यूरो ही रन होती है। 2020 तक यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन भी हुआ करता था, पर ब्रिटेन ने 2020 में एग्जिट ले लिया था। राइट, तो याद रखना, नाउ ब्रिटेन इज नो मोर पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। 27 इकोनॉमीज आर देयर। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है इसमें, यूरोपियन यूनियन बेसिकली एक सिंगल मार्केट आइडिया फॉलो करता है, जिसमें फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, पीपल, ये सब होता है। ठीक है, तो दिस इज अ फेयर आइडिया अबाउट यूरोपियन यूनियन। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। 27 कंट्रीज है। अगर आपसे कोई पूछता है यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो याद रखना इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम की कैपिटल ब्रूसेल्स में। तो ब्रूसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, बेल्जियम की कैपिटल ब्रूसेल्स में। सो दैट इज अबाउट बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू यूरोपियन यूनियन। ठीक है। तो यूरोजोन ध्यान रखना, 17 कंट्रीज, 19 कंट्रीज यूरोजोन में आती है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था यूरोपियन यूनियन का? तो इट वाज क्रिएटेड इन 1993, है ना। तो बेसिकली इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, जितनी भी ग्लोबल इकोनॉमीज थी यूरोप की, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर टू फेस किया था, लेकिन धीरे धीरे इसकी फॉर्मेशन बनते बनते बनी 1993। ठीक है, तो बस ये पॉइंट याद रखना। अब मैं थोड़ी सी बात आपको बताता हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट का डाउट है कि सर रिपब्लिक डे पे कौन कौन से अवार्ड्स मिलते हैं, है ना, थोड़ा उनके बारे में बता दूं। तो मैं थोड़े से आपको अवार्ड्स बता देता हूँ इंडिया में अवार्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए, है ना। हाँ बेटा, वो ना डील के लिए बोलता है, एस्टैब्लिशमेंट 1993 से ही हुआ था। राइट, आ जाओ। अब देखो, हमारे इंडिया में अगर मैं अवार्ड्स की बात करूं, तो हमारे इंडिया में दो तरह के अवार्ड्स मिलते हैं। एक मिलता है हमारे इंडिया में, जस्ट अ सेकेंड, एक टाइप ऑफ अवार्ड होता है हमारे इंडिया में जिसे हम बोलते हैं पीस टाइम अवार्ड। और एक होता है हमारे इंडिया में वॉर टाइम अवार्ड। एक होता है हमारे इंडिया में सिविलियन अवार्ड। एक बार मैं जरा एक फिगर बनाता हूं, फिर मैं आपको सारा बताऊंगा, जस्ट अ सेकेंड। हो गॉड, क्या हो रहा है यार ये। एक्चुअली जब स्क्रीन चेंज करते हैं ना, इसकी सेटिंग पूरी चेंज हो जाती है, फिर दोबारा से उसे पहले चेंज करो, फिर लिखो। ये देखो, अब वो रेड हो जा रही है स्क्रीन। कोई नहीं, चलो, ट्राई 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 अंटिल गोल इज अचीव वाली बात होती है ना। जस्ट अ सेकेंड, देयर विल बी अ लैग फॉर अ मिनट। हाँ, नाउ इट इज फाइन। चलो, हालांकि पहले ही नहीं होता था, पता नहीं अभी कुछ बार से देख रहा हूँ मैं, हर बार में हर उसमें सेटिंग चेंज हो जाती है। चलो, सो सी, नाउ इन इंडिया, अगर मैं सिविलियन अवार्ड्स की बात करूं, सिविलियन मतलब हम जैसे लोग, एक होते हैं सिविलियन अवार्ड और एक होते हैं मिलिट्री अवार्ड। ठीक है, अगर मैं आपसे सिविलियन अवार्ड्स की बात करूं, तो सिविलियन अवार्ड्स में ध्यान रखना, जो हाईएस्ट अवार्ड होता है इंडिया में, नंबर वन कैटेगरी पे आता है, दैट इज भारत रत्न। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी में आते हैं उसे बोलते हैं पद्म अवार्ड। अब पद्म अवार्ड्स में भी तीन कैटेगरी होती हैं। तो मैं, सबसे पहले होते हैं पद्म विभूषण। राइट, तो मैं लिख देता हूं सारे। फर्स्ट, पद्म अवार्ड्स में आता है पद्म विभूषण। सेकंड आता है पद्म भूषण। थर्ड आता है पद्म श्री। राइट, तो ये तीन कैटेगरी होती है। हाईएस्ट होती है ये, फिर आती है सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये। मिलिट्री अवार्ड की बात करें, ठीक है, तो मिलिट्री अवार्ड्स में हमारे दो तरह के अवार्ड्स होते हैं।
ठीक है, उसपे एक होता है वॉर टाइम, जब लड़ाई हो रही हो, और एक होता है पीस टाइम। तो वॉर टाइम में जो हाईएस्ट अवार्ड होता है इंडिया का, दैट इज पीवीसी, परमवीर चक्र। आपने मूवी देखी होगी कैप्टन विक्रम बत्रा की, शेरशाह। तो दैट इज, उन्हें पीवीसी मिला था, परमवीर चक्र। हाईएस्ट अवार्ड होता है इंडिया, हाईएस्ट ब्रेवरी वॉर टाइम। पीस टाइम में जो हाईएस्ट अवार्ड होता है, दैट इज अशोक चक्र। तो ये अभी मिला है। ठीक है, सारे अवार्ड्स मैंने क्लियर कर दिए। अभी एक मूवी आई है बॉर्डर 2। ठीक है, तो मैंने अभी देखी है वो बॉर्डर 2। आई एम थोड़ा बहुत फैन ऑफ आर्मी। तो उसमें आप देखोगे बॉर्डर 2, इफ यू वॉच बॉर्डर 2, दे हैव पिक्चराइज टू पर्सनैलिटीज। वन इज फ्लाइट लेफ्टिनेंट निर्मलजीत सिंह सिक्को, एंड मेजर होशियार सिंह। So Major Hoshyar Singh also got the Paramveer Chakra for 1971 war, and left this flight lieutenant निर्मलजीत सिंह सिक्को also got the Paramveer Chakra। ठीक है, तो इंडिया में आज तक सिर्फ 21 लोगों को पीवीसी मिला है। ठीक है, हालांकि मूवी और अच्छी हो सकती थी वो, मतलब उसमें रियल थोड़ा अच्छा उन्होंने, मतलब पता नहीं किस तरह का पिक्चराइजेशन किया है, बट द पॉइंट इज कि अगर आपको नॉलेज लेनी है, यू कैन टेक दिस नॉलेज कि दो पर्सनैलिटी उन्होंने शो करी है उस मूवी में। हालांकि जो देख के आए होंगे उन्हें भी नहीं पता होगा, ये दोनों पीवीसी थे। राइट। राइट। पीस टाइम बेटा जो ये वाली कंडीशंस होती है, जब कोई वॉर नहीं होती कंट्री में, है ना, तो उसे पीस टाइम बोलते हैं। राइट। थोड़ा पता करो इनके बारे में, पीवीसी वगैरह के। दो तीन पर्सनैलिटी उनके बारे में बताओ। लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, उनके बारे में पढ़ना टाइम मिले तो। कैप्टन मनोज पांडे, कभी पढ़ो उनके बारे में, थोड़ा उन्हें पता चलेगा। तुम क्या एल्विश आर्मी की तैयारी करते रहते हो तुम जेनजीज। मतलब थोड़े रियल हीरोज को देखो, थोड़ा एडमायर करो, तो यू विल फाइंड कि हाँ यार, ऐसे भी लोग रहे हैं इंडिया में जिन्होंने ऐसा सेल्फलेस सेक्रीफाइस किया है। क्योंकि अभी द प्रॉब्लम विद द जनरेशन इज दैट इन टुडेज टाइम, पढ़ना वढ़ना तो छोड़ दिया लोगों ने। वो एडमायर किसे कर रहे हैं, जिसे वो रील्स में देख रहे हैं, है ना। तो रील्स में आपको पता ही है कैसे लोग आ रहे हैं, कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना। उसे, उन सबको कंटेंट क्रिएटर बोला जा रहा है। कोई बस दिखा रहा है, देखो मैं सुबह उठ के ब्रश करता हूँ, घूमने जाता हूँ। तो प्रॉब्लम उन लोगों की नहीं है जो ऐसा कर रहे हैं, प्रॉब्लम इज अस, वी आर एडमायरिंग दोज पीपल। है ना। अब सोच लो कि क्या बैंक हो चुकी है हमारे माइंड की, दैट पूरा दिन हम अपना सिर्फ इन रील्स में खराब कर रहे हैं। राइट। तो वो कहते हैं ना, बी अ रियल एसेंस। तो थोड़ा अभी आपकी एज है अपने इंटरेस्ट को डेवलप करने की, तो डेवलप योर इंटरेस्ट इन माइंड इन फ्रूटफुल थिंग्स। है ना। थोड़ा रियल हीरोज के बारे में पढ़ो, है ना, जिनसे मोटिवेशन आए, जिनके सेक्रीफाइसेस वर्थ रख करते हैं। है ना। ये एल्विश वेल्विश आर्मी काम नहीं आएगी। राइट। ये तो तुम्हें खराब ही कर रही है तुम्हारी जनरेशन ये। अभी आपने देखा गोवा में भी रिसेंटली, मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, गोवा ने भी बैन कर दिया है चिल्ड्रंस के लिए सोशल मीडिया। अभी मैंने ऑस्ट्रेलिया का आपको बताया था, ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया है। फ्रांस ने कर दिया है, बिकॉज उसके रिपरकशन अब दिख रहे हैं। ठीक है। तो ये सारा हमें ध्यान रखना है, बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉग्निटिव एज। राइट। तो यू हैव टू बिल्ड दिस कॉग्निटिव एज इन अ फ्रूटफुल वे। है ना। तो अब आप देखोगे, हम लोगों को आदत पड़ गई है, इनफैक्ट आप लोगों को भी आदत पड़ गई है स्पून फीडिंग की। मतलब आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने एनसीईआरटी भी रीड करी होगी। बिकॉज होता क्या है, आपको आदत पड़ गई है चीजों को इजी में डाइजेस्ट करने की। है ना।
तो बेटा थोड़ा बुक रीडिंग जरूर करा करो, मतलब बुक रीडिंग इन अ सेंस, मैं ये नहीं बोल रहा आप नॉवेल्स पढ़ो, आप अपनी कोर्स बुक्स ही पढ़ो। आप लोगों की बिल्कुल हैबिट हट गई है बुक रीडिंग की, आप सिर्फ नोट्स डिपेंडेंट हो चुके हो। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है, आप इसके चक्कर में आप आपका कॉग्निटिव जो टाइम है वो, मतलब कॉग्निटिव माइंड है ना, वो डेवलप नहीं हो पा रहा। सर आई रिसेंटली स्टार्ट रीडिंग जॉर्ज ऑरवेल एनिमल फार्म। हाँ, इट्स अ गुड बुक। जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म पढ़ो। जॉर्ज ऑरवेल की एक बुक है 1984, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड बुक, वो पढ़ सकते हो, है ना, बहुत बुक्स हैं। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है आप बुक ही पढ़ो, आप अपनी आप टेक्स्ट बुक ही पढ़ लो। जैसे छोटा सा एग्जांपल इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं, बहुत आप में से बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी होगी, है ना, तो थोड़ा सा बुक जरूर पढ़ा करो बेटा, प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं तो आगे जाके। ठीक है, आ जाओ। चलो, हम इसीलिए आपके कॉम्प्रिहेंशन से वीक होते जा रहे हैं, आई एम क्लियर ही नहीं होगा बिना कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। ओ दैट्स नाइस। आयुष्मान, आपके सब्जेक्ट्स क्या है? चलो अभी नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, हमें कोर्स भी करना है। नेक्स्ट इज डोनाल्ड ट्रम्प्स बोर्ड ऑफ पीस। अभी डोनाल्ड ट्रम्प आपको पता ही है, जनवरी से डोनाल्ड ट्रम्प भाई न्यूज में ही है। कभी ईरान पे अटैक करने की ट्राई करते हैं, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को ही उठा के लिया है ना, टैरिफ लगा रहे हैं, है ना, कुछ कंट्रीज को बैन कर दिया, यूनेस्को वगैरह से अपना नाम वापस ले लिया, है ना, तो पूरा आपको पता ही है डोनाल्ड ट्रम्प शो चल रहा है। तो अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया है भाई, डोनाल्ड ट्रम्प ने बोर्ड ऑफ पीस बनाया है ना। अभी बोर्ड ऑफ पीस देखो क्या मजाक है, लेकिन बनाया है तो बनाया, हमें पढ़ना पड़ेगा। ग्रीनलैंड को कह रहे हैं आ जाओ भैया, है ना। तो बोर्ड ऑफ पीस, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने रिसेंटली बोर्ड ऑफ पीस इंट्रोड्यूस किया है। दिस बोर्ड ऑफ पीस इज अ न्यू इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ये पहले भी प्रपोज किया था, और इसका प्राइमरी टू ओवरसी स्टेबलाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन एंड गवर्नेंस ऑफ गाजा स्ट्रिप आफ्टर इजराइल पैलेस्टीन वॉर। आपने देखा होगा कि अभी गाजा इजराइल पैलेस्टीन वॉर चल रहा है, तो जो गाजा का किस तरह से रिकंस्ट्रक्शन करना है, ये सब करना है, उसके लिए बोर्ड ऑफ पीस बनाया है डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं। ऑलराइट बेटा, ऑलराइट, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। राइट, उसके अलावा, हाँ, ठीक है, तो दिस इज दी बोर्ड ऑफ पीस। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जो बोर्ड ऑफ पीस किससे रिलेटेड है, तो गाजा स्ट्रिप कंस्ट्रक्शन से है। तो आपको पता होगा दैट इजराइल फिलिस्तीन वॉर था, वो गाजा स्ट्रिप में हुआ था। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे सपोज करो एक कंट्री है इजराइल, तो उसके जो वेस्ट ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड पे एक जगह है गाजा, गाजा स्ट्रिप। तो यहाँ पर वॉर चल रही थी इसराइल की। ठीक है, तो अब उसके रिकंस्ट्रक्शन की बात आई है, तो उसमें डोनाल्ड ट्रम्प इज सेइंग कि हम बोर्ड ऑफ पीस बना रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज रिलेटेड टू डोनाल्ड ट्रम्प। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अभी इंडिया में एआई समिट होने वाली है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, है ना, लेकिन मैंने आपको बोला है कि करंट अफेयर साइकिल में चलते हैं। अगर आप आज पढ़ रहे हो करंट अफेयर, तो वही न्यूज आप देखोगे 2-3 महीने बाद रिपीट होती रहती है। राइट, तो ये मैंने आपको बता दिया था। तो दिस पॉइंट अगेन आई एम टेलिंग बिकॉज इसके बारे में भी और कुछ आ गई हैं चीजें। राइट, तो एआई, हाँ, एआई इम्पैक्ट समिट। तो एआई इम्पैक्ट समिट अभी हुई है, तो फर्स्ट ग्लोबल एआई समिट ऑफ इन साउथ ग्लोबल, यानी कि इंडिया में। तो उसको नाम दिया है ग्लोबल एआई साउथ समिट 2026। ये होस्ट हो रही है न्यू दिल्ली में। तो ये फर्स्ट एवर ग्लोबल एआई समिट होगी, जिसमें साउथ कंट्रीज में कौन कौन सी आती हैं, जो सदर्न हेमिस्फेयर में कंट्रीज होती हैं, या आप बोल सकते हैं मेजरली वो कंट्रीज होती हैं इसमें जो कि अभी डेवलपिंग फेज में है, दे आर नॉट डेवलप्ड एज सच, है ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो हमारे इंडिया में से ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है, इस समिट की थीम क्या होगी, पीपल प्लैनेट प्रोग्रेस। तो बहुत ही सॉर्टेड थीम है, पीपल प्लैनेट प्रोग्रेस। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। पाकिस्तान नहीं आएगा ऑब्वियसली, है ना।
तो इससे मेजर अगर मैं कंट्री बताऊं, ब्राजील आएगा, साउथ अफ्रीका आएगा, है ना, ये सारे कंट्रीज इसमें आएंगे। तो ब्राजील विल बी देयर, साउथ अफ्रीका विल बी देयर, ठीक है। तो ये सब इसमें आएगा, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। डेवलपिंग में इंडिया भी है, यस, इंडिया इज इन डेवलपिंग कंट्री, राइट। तो एआई समिट याद रखना, न्यू दिल्ली इंपॉर्टेंट है। जब समिट होगी फिर इसके जो टेक अवेज होंगे वो बताऊंगा। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। अभी इंडिया ने होस्ट करी है डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन पे कॉन्फ्रेंस। चाइना डेवलपिंग में आता है बेटा, ठीक है। अगर आपको ये डाउट हो कि सर डेवलपिंग हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग ना वो इनकम देखा जाता है, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से वो डिसाइड करा लेते हैं, है ना। इनफैक्ट इंडिया की बात करूं ना, तो इंडिया मिडिल इनकम इकोनॉमीज में आता है ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। तो अभी रिसेंटली इंडिया ने होस्ट करा है, इंडिया क्या, इंडिया की जो एक बॉडी है इलेक्शन कमीशन। आपके लिए सबसे अच्छी बात है, अभी तक सारी चीजें दिल्ली में ही हो रही हैं, तो आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। सो इलेक्टोरल मैनेजमेंट, कैसे इलेक्शन वगैरह फ्री और फेयर कराया जाए, उन सब के लिए समिट हुई है। तो वो भी कहाँ पर हुई है, न्यू दिल्ली में। ये दोनों क्वेश्चन समिट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन आएगा एआई समिट कहाँ हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है। क्वेश्चन आएगा इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट कहाँ हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है। क्वेश्चन आ सकता है यार इलेक्शन कमीशन के बारे में, तो याद रखना, इलेक्शन कमीशन जो है वो गिवन है इंडिया के आर्टिकल 324 में। 324 में इलेक्शन कमीशन गिवन है, तो ये आपको ध्यान रखना, राइट। तो आई गेस ऑल द पॉइंट्स आर वेरी मच सॉर्टेड, ठीक है। अब चलते हैं यहां से सीधा का सीधा एमसीक्यू राउंड पे। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं, तो दैट इज एमसीक्यू पार्ट, ठीक है। आ जाओ जी। एमसीक्यू टू से मैं स्टार्ट करूँ, क्योंकि एमसीक्यू वन मुझे इतना कायदे का नहीं लगा, मतलब आई डोंट लाइक एमसीक्यू वन, क्योंकि वो एमपी स्पेसिफिक है ना। अगर स्टेट वाइज आता तो मैं बताता, क्योंकि आपके लेवल पे वो आएगा नहीं, तो मिस प्रिंट है। एमसीक्यू टू से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। नेम द ऑपरेशन अंडर विच दिल्ली पुलिस ट्रेस 1303 मिसिंग पर्सन इन साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट लास्ट ईयर। लास्ट ईयर यानी कि 2025 में। तो याद रखना, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मिलाप। तो ऑपरेशन मिलाप में दिल्ली पुलिस ने मिसिंग पर्सन्स कितने, 1303। तो ये सोशल जस्टिस का एग्जाम्पल हुआ, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडिया का ये क्वेश्चन इसलिए एग्जाम में आ सकता है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेम इंडियाज फर्स्ट इंडियन मेड यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर, है ना। तो अभी इंडिया ने एक मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर बनाया। तो अग्नि तो हो नहीं सकता, क्योंकि अग्नि तो मिसाइल है। पृथ्वी भी नहीं हो सकता, पृथ्वी भी मिसाइल है ना। तो पिनाका और सूर्यास्त, ये दोनों ही रॉकेट लॉन्चर है, लेकिन पिनाका इंडिया ने पहले ही बनाया हुआ है। लेकिन ये क्वेश्चन है लेटेस्ट, तो इंडिया का फर्स्ट मैन मेड, इंडियन मेड पूछा है, तो इसलिए सूर्यास्त। तो सूर्यास्त क्या है, इंडिया फर्स्ट मेड यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर। अगर बात करें इंडिया की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, तो इंडिया की एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ, जिसका नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डीआरडीओ ने आपका ये सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर बनाया। यहां तक कोई डाउट किसी को, तो जल्दी से मुझे कमेंट में यस सर कर दो, क्योंकि इसके बाद आपके दो क्वेश्चन और बचते हैं। एनी डाउट एनीथिंग टिल नाउ, तो जल्दी से मुझे कमेंट में यस सर, नो सर, नो सर, यस सर करो, फिर हम आगे चलते
चलें आगे। हाँ, उसका आंसर था बेटा मिलाप। MILAP। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। विच इंडियन विच इंडियाज फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन। बायो हैप्पी मतलब क्लाइमेट से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन आ रहा है कि बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है इंडिया का, कौन से स्टेट में है बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट। इज इट इन सिक्किम, इज इट इन अरुणाचल प्रदेश, इज इट इन मणिपुर। ठीक है, तो बेसिकली बायो हैप्पी का मतलब यहां पर हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड हुआ। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड हुआ। ठीक है, और ये बेटा जो स्टेट है दैट इज अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बेसिकली ह्यूमन बीइंग, लोकल बायोडायवर्सिटी प्रोड्यूस कर प्रोटेक्ट करना। ठीक है, और ये जो बायो हैप्पी कॉन्सेप्ट है ना, ये बायो हैप्पी कॉन्सेप्ट कॉइन किया था, कॉइन्ड बाय MS स्वामीनाथन, स्वामीनाथन ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार वर्ल्ड का, वर्ल्ड फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो बेटा याद रखना ये है सिक्किम। यहां पे आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम। तो सिक्किम वर्ल्ड का 100% ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं आगे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड डीप टेक पॉलिसी। तो आजकल आपको पता है दैट मेनी स्टेट्स आर मूविंग टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी, AI। ठीक है, इन सब की तरफ हमारा ध्यान जा रहा है। ठीक है, तो अब डीप टेक पॉलिसी हमारे इंडिया में भी स्टार्ट हो रही है, स्टार्टअप वगैरह हम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन है यही है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने फर्स्ट स्टेट बनाया जिसने डीप टेक पॉलिसी स्टार्ट करी है। तो ये बहुत अच्छा करंट अफेयर है। तो ये स्टेट है बेटा तमिलनाडु। तो मैंने आपको बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बताया, मैंने आपको डीप टेक पॉलिसी बताया, है ना। तो बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश, है ना, और डीप टेक स्टेट तमिलनाडु। राइट। तो ये था आज का सेशन। अब हम कुछ नया नहीं करेंगे। मैं अब आपको बस ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज डाउट पूछ लो, है ना। जिनको डाउट नहीं है वो आराम से अपना जाके सो सकते हैं, है ना, पढ़ाई कर सकते हैं। जो आपको करना है वो आप कर सकते हो, जिन्हें डाउट है वो अपने पोस्ट डाउट पूछ सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड हैव अ नाइस डे। हाँ। हाँ बेटा, तन में बताओ। मैंने आपको बोला था ना कि आप अपना सब्जेक्ट मुझे मेल कर देना, मैं आपको लिख के भेज दूंगा। ठीक है। एनीथिंग एल्स। चलो। चलो बेटा, ध्यान रखो अपना, गुड लक एंड हैव अ नाइस।